बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 14वां अध्याय एक कहानी यह भी का पहला भाग पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसका दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप इसकी लेखिका का नाम तो जानते ही हैं, मन्नू भंडारी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। बच्चों, पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह से मन्नू भंडारी का जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका बचपन और किशोरावस्था व्यतीत हुई थी अजमेर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। वहाँ पर ये एक दो मंजिला मकान में रहते थे, जहाँ पर नीचे की मंजिल पर तो ये सब बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे और ऊपर की मंजिल पर इनके पिताजी रहते थे। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि इनके पिताजी का स्वभाव पहले बहुत ही उदार था, लेकिन बाद में इनको बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस कारण से इनका जो स्वभाव था वह बहुत ही क्रोधित हो गया था और बहुत ही अहमवादी हो गया था। इस तरह से मन्नू भंडारी अपने बचपन के बारे में बता रही हैं, किशोरावस्था के बारे में बता रही हैं और उस समय के बारे में बता रही हैं जबकि सन 46-47 का समय था। पूरे ही देश में उथल पुथल मची थी। तो उस उथल पुथल से उस समय एक किशोरी, जो कि स्वयं मन्नू भंडारी थी, वे भी कैसे अछूती रह सकती थी। तो जिस तरह से पूरा देश आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय था, उसी तरह से मन्नू भंडारी भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध थी। तो चलिए बच्चों, इस आत्मकथा का आगे का भाग हम पढ़ते हैं। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ। अब बच्चों, मन्नू भंडारी बचपन में सांवले रंग की थी, काली थी और बिल्कुल ही दुबली पतली सी थी, लेकिन इनके पिताजी को मन्नू भंडारी की बड़ी बहन, जो खूब गोरी चिट्टी और मोटी ताजी थी, बहुत प्यारी लगती थी। इसी कारण से वे दोनों में तुलना किया करते थे और इनकी बड़ी बहन को इनसे श्रेष्ठ बताते थे। इसका प्रभाव मन्नू भंडारी के बाल मन पर इतना ज़्यादा पड़ा कि जब वह बाद में बहुत प्रसिद्ध हो गई, उन्होंने यश कमा लिया, सभी लोग उन्हें जानने लगे, बहुत सारी उपलब्धियां उन्हें प्राप्त हो गईं, लेकिन उस हीन भावना से ये उसके बाद भी मुक्त नहीं हो पाई। मन्नू भंडारी कहती हैं कि आज जबकि मैंने बहुत कुछ अर्जित कर लिया है, तब भी अगर कोई मेरा परिचय करवाता है और मेरी विशेषताएं बताता है तो मैं शर्म से पानी पानी होने लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो किसी योग्य ही नहीं हूँ। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारे बचपन में हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है लोगों की बातों का, वह हमारे भविष्य में भी रहता है। तो वे कह रही हैं कि आज भी कोई मेरी लेखकीय उपलब्धियों को, यानी कि लेखन में मैंने जो नाम कमाया है उसके विषय में कोई बात करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाती हूँ, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि ज़मीन में गड़ जाऊँ, इतनी ज़्यादा शर्म मुझे महसूस होती है। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। तो अचेतन क्या होता है बच्चों? अचेतन होता है मन की निष्क्रिय अवस्था। हमारा सुप्त मन, हमारा मन जो होता है, एक तो जागृत होता है, जो कि उसी समय सोच समझ रहा होता है, उसी समय अपना कार्य कर रहा होता है, लेकिन एक अचेतन मन भी होता है जो कि सोया हुआ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करता रहता है। तो लेखिका कहती है, मेरे किसी सोए हुए मन में, मेरे किसी अचेतन की किसी परत के नीचे यही हीन भावना दबी हुई है। हीन भावना होती है अपने आप को कम समझना, अपनी योग्यता पर भरोसा ना करना। इसी हीन भावना के कारण वे अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। जो भी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं, जो भी लेखन किया है, जो भी सम्मान प्राप्त किए हैं, उन पर उन्हें विश्वास नहीं हो पाता। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। वे कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तुक्के से ही प्राप्त हो गया है, संयोग से ही मिल गया है, बाई चांस ही मिल गया है। हम भी परीक्षा में कई बार तुक्का लगा
के आते हैं ना, जबकि हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो हम कुछ भी उत्तर अपने मन से लिख करके आ जाते हैं। इसी को तुक्का लगाना बोलते हैं। तो लेखिका कहती है मुझे तो लगता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब तुक्के से ही, संयोग से ही प्राप्त हो गया है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, यानी कि जिस उनके शक्की स्वभाव पर मुझे गुस्सा आता था, चिढ़ मचती थी, आज एकाएक अचानक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। वे कह रही हैं मेरे जो खंडित विश्वास हैं, खंडित का अर्थ होता है बच्चों टूटे हुए, कि मेरा अपने ऊपर जो विश्वास नहीं है, मेरे जो टूटे हुए विश्वास हैं उनकी व्यथा होती है दुख। उस दुख के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। मेरे पिताजी का जो स्वभाव शक्की था वैसा ही शायद स्वभाव मेरा भी है। इसी शक्की स्वभाव के कारण, इसी शक भरे स्वभाव के कारण ही मैं अपनी भी किसी उपलब्धि पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। तो यह शक क्यों उत्पन्न हुआ? यह शक लेखिका के पिताजी के अंदर उत्पन्न हुआ। बहुत अपनों के हाथों, जिनको वे अपना मानते थे, जो उनके सगे संबंधी थे, मित्र थे, उन अपनों के हाथों उन्हें विश्वासघात मिला, यानी कि उनके हाथों धोखा मिला। उनके अपनों ने ही उनको धोखा दिया। कि गहरी व्यथा होता है दुख, से उपजा शक। तो उस दुख के कारण उनके मन में शक उत्पन्न हो गया। जिन अपनों ने उनके साथ धोखा किया, उन अपनों के कारण ही अब वे हर किसी पर शक करने लग गए। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। तो लेखिका कहती हैं जब से मैं समझदार हुई अपने पिताजी से मेरी टक्कर चलती रही, किसी न किसी बात पे टक्कर यानी कि संघर्ष, क्योंकि पिताजी से इनका मतभेद रहता था। उनके विचार अलग थे और लेखिका के विचार अलग थे, इसलिए अपने पिताजी से इनकी टक्कर या संघर्ष हमेशा ही चलता रहा। वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, लेकिन लेखिका कहती है वही पिताजी पता नहीं कितने रूपों में मेरे अंदर विराजमान हैं। मुझे लगता है कि मैं उनका विरोध करती हूँ, लेकिन उनके स्वभाव के बहुत सारे अंश तो मेरे अंदर भी हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप से ही अपना स्वभाव, अपना रंग रूप ग्रहण करते हैं, इसीलिए लेखिका को भी यह स्वभाव उनके पिताजी से ही प्राप्त हुआ है, कहीं कुंठाओं के रूप में। तो वे पिताजी लेखिका के अंदर भी कुंठा के रूप में हैं। कुंठा होती है बच्चों निराशाजन्य अतृप्त भावना। अब आप समझिए, निराशा से जो अतृप्ति की यानी असंतुष्टि की भावना पैदा होती है। तो बच्चों, जब हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा हमारा जो लक्ष्य होता है उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में एक निराशा की भावना पैदा हो जाती है। हमें लगता है अरे हम तो यह भी नहीं कर पाए, अरे मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, अरे मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। यह जो निराशा की भावना होती है, यह भावना जब स्थायी हो जाती है, यानी कि हमेशा ही हमारे मन में निराशा की भावना बनी रहती है, तो वह कुंठा का रूप ले लेती है। तो लेखिका कहती है कि कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में। प्रतिक्रिया आप जानते हैं, कोई बात होती है उसके ऊपर हम जो उत्तर देते हैं वह उसकी प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया आप समझते ही हैं। तो किसी का उत्तर देना प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया के रूप में भी इनके पिता इनमें हैं। तो कहीं प्रतिछाया के रूप में, प्रतिछाया यानी कि उनकी छाया के रूप में। तो लेखिका कहती है मैं तो उनकी ही छाया हूँ, तो उनकी मैं प्रतिकृति हूँ, उनकी छाया हूँ, तो इस रूप में वे मुझ में विद्यमान रहते हैं।
अब देखिए बच्चों, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर, केवल बाहरी यानी कि बाहर की भिन्नता, भिन्नता होती है अंतर, केवल बाहर के दिखते हुए अंतर के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को, जो लोग अपनी परंपराओं को और अपनी पीढ़ियों को, पीढ़ियां आप जानते हैं हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आप, तो अपनी पुरानी पीढ़ियों को जो लोग नकारते हैं यानी कि उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, उनको बिल्कुल ही अलग थलग कर देते हैं, तो जो लोग अपनी परंपराओं को और अपनी पीढ़ियों को नकारते हैं यानी कि नहीं मानते हैं, वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत, आसन्न होता है निकट का, और अतीत वह समय जो कि व्यतीत हो चुका है, वह समय जो कि बीत चुका है, किस कदर यानी कहाँ तक उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। यानी कि हम सोचते हैं कि हम अपनी पीढ़ियों को छोड़ देंगे, हम अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे, हम अपनी रीतियों को छोड़ देंगे, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारा जो अतीत है वह तो हमारे अंदर जड़ जमाए हुए बैठा है। यानी कि जो संस्कार हमने बचपन में प्राप्त किए हैं वह संस्कार इतनी जल्दी हमारे अंदर से नहीं निकल सकते। समय का प्रवाह समय बीतने के साथ साथ भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, तो समय बीतने के साथ साथ हो सकता है कि हम दूसरी दिशाओं में चले जाएं, यानी कि हम अपनी पीढ़ियों को, अपनी परंपराओं को छोड़ दें या उन्हें भूल जाएं। स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, चाहे हमारा रूप भी परिवर्तित हो जाए, हम बच्चे से बड़े हो जाएं, बड़े से हम बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी हमें पूरी तरह उनसे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। लेकिन हमारा शारीरिक परिवर्तन भी हमें अपनी परंपराओं से, अपनी रीतियों से और अपनी पीढ़ियों से मुक्त नहीं कर सकता, यानी कि हम उनसे मुंह नहीं चुरा सकते। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। लेखिका कह रही है कि हमारे पिता से बिल्कुल ही उल्टी थी हमारी माँ, जो कि बिना पढ़ी लिखी थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। इनकी माँ के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता थी। ये कहती हैं जितनी सहनशीलता पृथ्वी के अंदर है, बच्चों पृथ्वी में कितनी सहनशीलता है, हम पृथ्वी को खोदते हैं, कितना भी नुकसान पहुँचाते हैं, उस पृथ्वी पर हम कुछ भी करते हैं, लेकिन वह हमें, जो कि हम उनके बच्चे हैं, हमें कुछ भी नहीं कहती, हमें पृथ्वी देती ही देती है। तो पृथ्वी से ज़्यादा ही सहनशीलता थी लेखिका की माँ के अंदर। शायद उनमें पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। तो इनके पिताजी जो भी ज्यादती किया करते थे, जो भी गलत व्यवहार किया करते थे, क्रोधित हुआ करते थे, उसको वे अपना प्राप्य माना करती थी। प्राप्य जो कि प्राप्त करने योग्य होता है, वे उसे बिल्कुल ही सहज भाव से स्वीकार कर लिया करती थी। और बच्चों की जितनी भी फरमाइशें होती हैं, चाहे वो उचित है चाहे वो अनुचित है, उनको भी अपना फर्ज समझ करके पूरा किया करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। बच्चों हमारी माँ भी तो ऐसी होती है, वह भी तो हमसे कुछ भी नहीं चाहती, सिर्फ हमारे लिए देती ही देती है। अगर पैसे भी कम होते हैं तब भी माँ की इच्छा क्या होती है कि वह अपने लिए कुछ ना ले, थोड़े से पैसे हों तो भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले आए। तो ऐसी ही होती हैं माएँ। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था। तो सारे भाई बहन माँ को बहुत चाहते थे, शायद सहानुभूति के कारण। अब माँ के प्रति इनके मन में सहानुभूति क्यों थी? क्योंकि इनके पिता माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, बहुत क्रोधित होते थे, बहुत नाराज होते थे। इस कारण बच्चे सारे माँ से लगाव रखते थे। लेकिन निहायत यानी बहुत अधिक असहाय, जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता,
जो स्वयं भी अपनी सहायता नहीं कर सकता, मजबूरी में लिपटा। उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। लेखिका कहती हैं कि माँ से सहानुभूति तो ज़रूर थी, लेकिन उनका जो असहाय स्वभाव था वह कभी भी मेरा आदर्श नहीं बना, यानी कि मैं कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं कर पाई, ना ही मैंने कभी उनकी तरह होने का सोचा। ना उनका त्याग, ना ही मैं उनके त्याग की प्रशंसा कर सकती हूँ, ना उनकी सहिष्णुता, ना ही उनकी सहनशीलता की। उनका जो स्वभाव था उस स्वभाव को लेखिका ने कभी भी अपनाना नहीं चाहा, क्योंकि लेखिका उस स्वभाव को पसंद नहीं करती थी जिसमें कि इतनी ज़्यादा सहनशीलता हो। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब मन्नू भंडारी कह रही हैं, अरे मैंने बहुत ज़्यादा पैतृक पुराण पढ़ लिया, यानी अपने माता पिता, अपने परिवार का बहुत अधिक वर्णन कर दिया। अब मैं इस वर्णन को समाप्त करके अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, ये सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। इनकी उम्र उस समय 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, यानी अपनी सबसे बड़ी बहन की शादी की थोड़ी सी याद ही इनके मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, आपने भी खेला होगा बच्चों सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। तो उसी तरह से जैसे सामान्य बच्चे उस समय खेला करते थे, आसपास की सहेलियां आ जाती थी, अपनी भाई बहन होते थे तो गुड्डे गुड़िया से खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, लंगड़ी टांग खेलते थे। उसी तरह बहुत ही सामान्य रूप से लेखिका का बचपन भी व्यतीत हुआ। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। उस समय मांझा खुद बनाया जाता था, कांच को पीस करके जो पतंग उड़ाने का मांझा है बच्चे घर में ही तैयार किया करते थे। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। दायरा होता है सीमा, तो जो इनके भाई थे वे तो घर के बाहर ही ज़्यादा रहते थे और हमारी सीमा थी घर। और जो बच्चियां होती थी, लड़कियां होती थी, उनकी सीमा क्या होती थी? उनकी सीमा होती थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, लेकिन यह था कि घर का मतलब केवल अपना मकान ही नहीं होता था, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी, बल्कि पूरा मोहल्ला ही अपना घर माना जाता था। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। पाबंदी होती है रोक, तो मोहल्ले के किसी घर में भी बड़े आराम से जाया जा सकता था, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो लेखिका कह रही हैं, आज को मुझे बहुत शिद्दत से, यानी कि बहुत ही तीव्रता से महसूस हो रहा है कि अब जो हमारा कल्चर बदल गया है, अब जो हमारी संस्कृति बदल गई है, जो कि बड़े बड़े महानगरों में फ्लैट की संस्कृति आ गई है, जहाँ पर कि एक फ्लैट में रहने वाले दूसरे फ्लैट में रहने वालों का नाम भी नहीं जानते, एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित होते हैं। इस फ्लैट संस्कृति के कारण हमारा जो पुराना पड़ोस कल्चर था वह बिल्कुल समाप्त हो गया है। पुराने ज़माने में तो किसी के घर में पकवान बनता था तो वह पूरे पड़ोस में बंटता था, कितना आनंद आता था, सभी के बच्चे अपने माने जाते थे, सबके सुख दुख साझा होते थे। लेकिन लेखिका कह रही हैं कि आज क्योंकि यह जो पड़ोस कल्चर है इससे विच्छिन्न होकर के, अलग होकर के हमें कितना संकुचित, कितना सिमटा हुआ, कितना असहाय, बिल्कुल जिसकी सहायता नहीं हो सकती और सुरक्षित और असुरक्षित बना दिया है।
मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। तो लेखिका की जो कहानियां हैं, उन कहानियों में भी लेखिका ने इन मोहल्लों में देखे हुए लोगों को ही पात्र बनाया है। जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था, जिस मोहल्ले में ये बड़ी हुई थी, वहीं के जो रहने वाले लोग थे वही इनकी कहानियों में भी आए हैं। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। तो बच्चों, हम भी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हमारे आसपास कितने सारे लोग होते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से देखते हैं, लेकिन वे पात्र, वही लोग हमारे मन पर एक छाप छोड़ देते हैं जो कि हमें बाद तक भी याद आते रहते हैं। इतने वर्षों के अंतराल ने, यानी कि मध्य के अवकाश ने, मध्य के समय ने उनकी भाव भंगिमा होती है मन के भावों को दिखाने वाली शारीरिक क्रिया। तो लेखिका कहती है कि इतना समय गुजर गया है, इतना अंतराल आ गया है, लेकिन वे लोग जो कि मैंने बचपन में और किशोरावस्था में देखे थे, आज भी उनकी जो भाव भंगिमा है, उनकी जो शारीरिक क्रिया है, उनके जो चेहरे के हाव भाव हैं, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था। वे सब वैसे के वैसे ही मेरे मन में हैं, कुछ भी धुंधला नहीं हुआ और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए हैं। लेखिका ने जब कहानियों में उन पात्रों को उतारा है तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज भाव से वे कहानियों में उतरते चले गए हैं। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। तो बचपन में इन्होंने एक दास साहब को देखा था, वही दास साहब इन्होंने जब महाभोज उपन्यास लिखा तो उस महाभोज में एकदम से जीवित हो गए। यानी कि जब इन्होंने महाभोज उपन्यास लिखा तो उसमें वे दास साहब का पात्र लिया गया था। यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। यह एक बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंद देने वाला आश्चर्य था। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, यानी कि आवश्यक, जरूरी योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, यानी कि बच्ची जब 16 वर्ष की हो जाती थी और मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेती थी तो उसका विवाह कर दिया जाता था। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की। सुशीला जो कि इनकी 2 साल बड़ी बहन थी और इनके साथ यह खेलती थी, वे सन 44 में यह योग्यता प्राप्त करके अपने ससुराल चली गई और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही, छत्र छाया यानी कि सिर की छाया, तो इन लोगों के जाते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। तो लेखिका को पहली बार अपने अस्तित्व का एहसास हुआ। लेखिका को पहली बार महसूस हुआ कि परिवार में मेरी भी कोई अहमियत है, मेरा भी कोई अस्तित्व है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ, तो पिताजी ने भी पहली बार इन पर ध्यान दिया। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी, ऐसी गृहिणी जो कि घर के कामकाज में निपुण हो और कुशल पाक शास्त्री होता है भोजन बनाने में दक्ष, तो लड़कियों को एक सुघड़ गृहिणी और भोजन बनाने में दक्ष बनाने का प्रयास किया जाता था। बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं, लेकिन इनके जो पिताजी थे उनका आग्रह, उनकी जिद रहती थी कि लेखिका रसोई से दूर रहें, रसोई में ना जाएं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। भटियार
भटियार खाना ऐसी जगह होती है जहाँ पर खाना बनता रहता है, भट्टी हमेशा चलती रहती है। तो रसोई को वे भटियार खाना कहते थे, यानी कि बहुत ही हीन, बहुत ही तुच्छ नज़र से देखा करते थे। और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। पिताजी को लगता था कि रसोई में काम करना अपनी योग्यता को और अपनी क्षमता को बर्बाद करना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। इनके पिताजी क्योंकि राजनीति में भी भाग लेते थे, तो इनके घर में आए दिन ही मीटिंग होती रहती थी, सभाएं होती रहती थी और इसी प्रकार के लोगों का जमावड़ा रहता था, इसी तरह के लोग इकट्ठे होते रहते थे। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल होता है शौक, तो इनके पिताजी को बहस करने का बहुत शौक था। राजनीति में जो चल रहा होता था, सामाजिक जो घटनाएं होती थी, उन पर वे बहुत बहस किया करते थे। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। यानी कि इनके पिताजी ने इनके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया था। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था, और उस समय वास्तव में देश में बहुत कुछ हो रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था। खौलना होता है उबलना, यहाँ पर खौलना का अर्थ है क्रोध से उबलना। सारे देश में गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। लेकिन फिर भी लेखिका कहती है, फिर भी मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि राजनीतिक पार्टियों में क्या मतभेद हैं, उनमें आपस में क्या क्या विरोध हैं। इसकी जानकारी हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। लेकिन जब ये क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के बारे में सुनती थी, वे लोग जो कि अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर करते थे, क्रांतिकारी जो कि क्रांति की राह पर चले हुए थे, शहीद जो अपनी जान देश पर न्यौछावर कर चुके थे, उनके बारे में जब ये सुनती थी तो एकदम से उनके प्रति रोमानी आकर्षण हो जाता था। बहुत ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी, उनके जैसा बनना चाहती थी। उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। आक्रांत का अर्थ होता है अभिभूत, बहुत ज़्यादा प्रभावित उनसे वो हो जाती थी। 10वीं कक्षा का तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। तो 10वीं तक इनका क्या आलम था, इनकी क्या स्थिति थी कि घर में रहती थी और बहसें सुनती थी पिताजी के मित्रों की, और साथ ही बिना समझे बूझे पुस्तकें पढ़ा करती थी, क्योंकि पुस्तकें पढ़ने का इनको बहुत शौक था। तो घर में जो भी पुस्तक मिल जाती थी, उस पुस्तक को ये पढ़ लिया करती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। अब ये 10वीं पास करके जब आगे की पढ़ाई करने के लिए गई तो वहाँ पर इन्हें हिंदी की प्राध्यापिका मिली जिनका नाम शीला अग्रवाल था। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने क खरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, तो इनका स्कूल ही कॉलेज बन गया था और वे इसी साल नियुक्त हुई थीं। वे यहाँ पर इसी साल आई थीं। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इनको साहित्य पढ़ना सिखाया, साहित्य की दुनिया से परिचित कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। लेखिका तो सिर्फ पढ़ लिया करती थी क्योंकि पढ़ने का शौक था, लेकिन शीला अग्रवाल ने इन्हें बताया कि किस तरह से चुनाव करके पढ़ा जाता है। अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों को छांटा जाता है, चुनाव किया जाता है और फिर उन्हें पढ़ा जाता है। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। शीला अग्रवाल ने इनको चुन करके पढ़ना सिखाया, फिर पढ़ी हुई
पुस्तकों पर बहस करना सिखाया और उसके बाद यह हुआ कि 2 साल में ही ये प्रेमचंद से और शरद चंद्र से आगे बढ़ गई। यानी उससे पहले केवल प्रेमचंद और शरद चंद्र को ही पढ़ा करती थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही ये जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। यानी कि इन सब को पढ़ने लगी और इन सब महान लेखकों को भी जानने और समझने लगी। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया, यानी कि आकर्षित किया। तो जैनेन्द्र जी जो कि बहुत ही महान कथा लेखक हैं, उनकी कहानियों ने इन्हें बहुत ही आकर्षित किया। सुनीता जो कि उनका उपन्यास है, बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी, यह भी एक प्रसिद्ध रचना है, पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। तो यह शेखर एक जीवनी भी इन्होंने पढ़ तो लिया, लेकिन उस समय इनकी आयु कम थी, इस कारण से इनकी सोच का जो सीमित दायरा था, जो छोटी सी सीमा थी, उसमें वह समा नहीं पाया, यानी कि ये उसे ठीक से समझ नहीं पाई। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इसके बाद इन्होंने अज्ञेय की दूसरी रचना नदी के द्वीप पढ़ी और फिर उसे पढ़ने के बाद ये इतनी आकर्षित हुई कि शेखर एक जीवनी को इन्होंने फिर से पढ़ा, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। लेखिका कह रही हैं यह वह समय था जबकि मूल्यों का मंथन हो रहा था। मूल्य का अर्थ है यहाँ पर विचार, हमारे सामाजिक मूल्य, हमारी परंपराएं, उनके मंथन आप जानते हो, मथना, जैसे दही को बिलोते हैं, मथते हैं। तो यहाँ पर उचित, अनुचित, सही, गलत, अच्छा, बुरा, इन मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, पाप क्या है, पुण्य क्या है, नैतिक अनैतिक, यानी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। यह वह समय था जबकि सही गलत की मान्यताएं परिवर्तित हो रही थीं। पुराने जमाने में जिसे सही माना जाता था, अब उसको गलत माना जा रहा था। पुराने जमाने में जिसे पुण्य माना जा रहा था, अब उसे पाप माना जा रहा था। तो मूल्यों का मंथन हो रहा था, मूल्यों में बदलाव आ रहा था, लोगों के विचार परिवर्तित हो रहे थे। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। तो इन्होंने जैनेन्द्र का उपन्यास त्यागपत्र पढ़ा, वहीं भगवती बाबू का उपन्यास चित्रलेखा भी पढ़ा और शीला अग्रवाल जो इनकी शिक्षिका थी उनके साथ में बहसें की, उनके साथ विचार विमर्श किया और जो समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं, दायरा यानी सीमा, बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को, घर की जो चार दीवारी थी, घर की जो सीमा थी, उसके बीच में बैठकर भी देश की जो स्थितियां थीं उन्हें जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था। क्योंकि पिताजी ने ही इनको बहसों में भाग लेना सिखाया था, बैठना सिखाया था बहसों के बीच में, इसलिए वह सिलसिला देशभक्ति का तो पिताजी से शुरू हुआ था। उन्होंने वहाँ से खींचकर, यानी कि शीला ने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। पिताजी के साथ तो केवल ही बैठ कर के सुनती थी, लेकिन शीला अग्रवाल की प्रेरणा से ये राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी लेने लगी, यानी कि देशभक्ति की भावना इनके अंदर और ज़्यादा भर गई। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। तो वे जो दिन थे जो कि सन 46 और 47 के दिन थे, जबकि देश में इतनी उथल पुथल मच रही थी, उस समय क्या घर में बैठे रहना संभव था? उस समय तो हर कोई देश के आंदोलन में लगा हुआ था, देशभक्ति में लगा हुआ था। बच्चों, हमने आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के 14वें अध्याय का दूसरा भाग पढ़ लिया है। अब हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, जो कि अगली कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।